यस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, तो अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कंटिन्यू करते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, एक बार देख लेते हैं डिपार्टमेंटल का कंसेप्ट क्या था। अभी तो मैंने बस एक इंट्रोडक्शन टाइप ही दिया था, कुछ ज़्यादा हम आगे बढ़े नहीं है इसमें। बताइए भाई, डिपार्टमेंट क्या होती है, क्या होते हैं डिपार्टमेंट्स? हाँ, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने काम को क्या करती है, डिवाइड कर देती है, ठीक है, सेगमेंट्स में, डिवीजन में, उन्हें हम बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमारे पढ़ने का पर्पस क्या है कि हमें डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को कंट्रोल करना है, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा हमें डिपार्टमेंट वाइज क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, कोई एग्जांपल दो डिपार्टमेंट्स का। दो तरीके के डिपार्टमेंट्स हमने देखे थे, एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जिसे हम असेंबली लाइन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, और एक होता है हमारा रिटेल डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जहां पर प्रोसेसेस में सामान बन रहा है। मैंने एग्जांपल लिया था कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड, ये मैंने यहाँ पर इसी का नाम लिखा, मारुति उद्योग लिमिटेड। अब गाड़ी कैसे बनती होगी, गाड़ी बनने की कुछ अलग अलग डिविजन्स होती होंगी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह गाड़ी बनी तैयार होकर बिक गई, नहीं, प्रोसेस होगा ना उसका कुछ ना कुछ। इससे रिलेटेड आप एक चैप्टर भी पढ़ोगे कॉस्टिंग में जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मारुति उद्योग लिमिटेड में गाड़ियां किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती होंगी सर? सबसे पहले एक डिवीजन होती होगी जहां पर उसका फ्रेम तैयार होता है, ठीक है। मैंने अपने एग्जांपल में क्या करा था कि मैंने इसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया। अब ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, वो तो उसके प्लांट में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया। पहली डिवीजन क्या होगी, जो फ्रेम बना रही है, जो स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। दूसरी डिवीजन हमने क्या बोली, जो उसके अंदर इंजन लगा रही है, सीट्स लगा रही है, अपना टायर्स वगैरह ये सब चीजें लगा रही है। और तीसरी डिवीजन क्या होगी, जो उसको पेंट करके फिनिशिंग करके बेचती है। तो जब हमारा काम, जब हमारा प्रोडक्ट अलग अलग डिवीजन से गुजरता है, अलग अलग डिवीजन से पास होके प्रॉपर तरीके से तैयार होता है, उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब एक बिजनेस ओनर क्या करेगा, वो काम को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर रहा है। क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि देखेगा ना कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। मान लो उसको लगता है कि जो इंजन वाला जो डिवीजन है, सेकंड जो डिवीजन है, वहाँ पर ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर होती है, तो वहाँ पर वो कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उनके मैनेजर्स को बुलाएगा, उनसे डिस्कशन करेगा कि भाई साहब क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर, क्यों इतनी कॉस्ट लग रही है जबकि लगनी नहीं चाहिए इतनी, ठीक है। प्रॉफिट देखेगा तीनों लेवल पे कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना % प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। एक टारगेट फिक्स किया जाएगा कि भाई ये टारगेट है और आपको इतना इतना प्रॉफिट जनरेट करके देना है। मान लो कोई डिवीजन कम जनरेट करके दे रही है, कोई डिवीजन ज़्यादा जनरेट करके दे रही है। जो कम जनरेट करके दे रही है उस पर एक्शन लिया जाएगा, जो ज़्यादा जनरेट करके दे रही है उसे अप्रिशिएट भी किया जाएगा। बात समझ में आती है, ठीक है। अब ऐसा कर लेने से क्या होगा, एक एफिशिएंसी रहेगी। क्यों एफिशिएंसी रहेगी, भाई काम डिवाइड हो गया तो प्रॉपर कंट्रोलिंग हो जाएगी। मान लो काम डिवाइड ही नहीं होता, एक ही जगह बन के बिक गया, तो सारी चीजें ओवरऑल ही निकल के आएगी सामने, ओवरऑल इतना प्रॉफिट, ओवरऑल इतनी कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल पता नहीं लग पाएगा ना कि किसमें कितनी कॉस्ट है, किसमें कितना प्रॉफिट है। तो ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स। दूसरा आता है हमारे पास रिटेल डिपार्टमेंट्स। रिटेल डिपार्टमेंट्स वो होते हैं जो आपस, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या है, आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे पहले प्रोसेस में सामान तैयार होगा तभी दूसरा प्रोसेस काम कर पाएगा, दूसरे में तैयार होगा तभी तीसरे प्रोसेस पे जाएगा वो काम होने के लिए, ठीक है। एक भी बीच में से रुक गया, एक भी बीच में से गायब हो गया तो दोनों डिपार्टमेंट अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहला सामान भेजेगा किसे और दूसरे का सामान आएगा कहाँ से, ठीक है। लेकिन रिटेल डिपार्टमेंट ये क्या होता है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, दीज आर इंटरडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था जैसे बिग बाजार, जितने भी आपने रिटेल स्टोर सुने हैं, डी मार्ट हो गया, एक आजकल राज मंदिर हाइपर मार्केट चलती है, ये सब क्या है, रिटेल स्टोर्स है। इनके अंदर भी डिपार्टमेंट होता है। जैसे बिग बाजार एक बहुत बड़ा स्टोर है। अब बिग बाजार में क्या होता है, फूड बाजार अलग है, कपड़ों का बाजार अलग होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती है उसका बाजार अलग है, फुटवेयर मिलता है फुटवेयर की मार्केट अलग है। तो यानी कि वहाँ पर भी काम डिवाइडेड है, लेकिन किसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब फूड बाजार है, उनको फुटवेयर वाली मार्केट से लेना देना ही नहीं है। फूड का अलग कॉस्ट है, अलग प्रॉफिट है, फुटवेयर मार्केट की अलग कॉस्ट, अलग प्रॉफिट है।
तो इसका ओनर भी क्या करना चाहता है, रिटेल डिपार्टमेंट्स का ओनर, रिटेल बाजार का ओनर भी क्या करना चाहता है, वो प्रॉफिट देखना चाहता है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोलिंग करने के लिए वो भी क्या करेगा, डिवीजन में डिवाइड कर देगा और देखेगा कि किस पे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, किस पे कितनी कॉस्ट हो रही है, सो दैट कंट्रोलिंग वो लगा सके। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ये चैप्टर हमें क्या सीखना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। कॉस्ट कैसे निकाली जाती है वो आप कॉस्टिंग में सीखोगे। हम जब भी अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमारा अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना, लेकिन जब भी आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तो कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है कॉस्ट निकालना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। कुछ इस तरीके से आपका ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनेगा। ठीक है, जो आप बचपन में बनाते आ रहे थे। डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, सेल्स होगी, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इंटरनल ट्रांसफर क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सामान ट्रांसफर कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंटरनल ट्रांसफर। जैसे ए ने सामान बनाया, उसने बी को ट्रांसफर किया, तो ए अपनी क्रेडिट साइड पे दिखाएगा, सेल दिखाएगा, और बी क्या देगा, अपनी डेबिट साइड पे दिखाएगा, एज अ परचेज दिखाएगा। फिर बी ने सी को दिया तो बी अपनी क्या दिखाएगा, क्रेडिट साइड दिखाएगा, सेल दिखाएगा, और सी अपनी क्या दिखाएगा, डेबिट साइड दिखाएगा, परचेज दिखाएगा। ठीक है, इसे हम टेक्निकली क्या नाम देते हैं, इंटरनल ट्रांसफर। जीपी निकल आएगा। ठीक है, जीपी निकलने के बाद क्या होगा, अब पीएनएल अकाउंट में क्या होंगे, खर्चे डेबिट होंगे। कौन कौन से खर्चे, जो खर्चे आप एलोकेट, अब कुछ खर्चे क्या होते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो सकते हैं, कुछ ना कुछ रेशो निकाल के। जैसे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी बांटी, तो क्या वो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो सकती है, यस। देखा जा सकता है ना किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से एक रेशो बनाकर सैलरी को डिवाइड किया जा सकता है। एक कंपनी का रेंट है, क्या वो रेंट डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड हो सकता है, आंसर इज हो सकता है, अगर आप उनका स्पेस निकाल लो कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना स्पेस यूज कर रहा है। जैसे मान लो 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, 3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, एक डिपार्टमेंट 500 स्क्वायर फीट यूज करता है, एक 300 करता है, एक 200 करता है, तो रेंट का खर्चा 5:3:2 की रेशो में डिवाइड नहीं हो सकता, हो सकता है ना। दैट मीन्स जो भी खर्चे आप किसी ना किसी बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो, वो सब आपके डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट हो जाएंगे, डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट में आ जाएंगे, फिर आपका डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट निकल आएगा। यहां तक समझ में आता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद देखा था हमने ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट निकालना है। क्या मैं तीनों डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को अगर जोड़ दूं तो क्या मेरा ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा, आंसर इज नो। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे क्या कारण दिया था, एक फैमिली का। मान लो एक फादर है और उसके 2 बेटे हैं। ठीक है, फादर ने मोबाइल फोन खरीदा, बेटे को बेचा प्रॉफिट जोड़कर, बेटे ने वो मोबाइल फोन अपने दूसरे भाई को बेचा प्रॉफिट जोड़कर, और भाई के पास रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ, फादर ने प्रॉफिट कमाया, पहले बेटे ने भी प्रॉफिट कमाया दूसरे बेटे से, फादर ने पहले बेटे से, बेटे दूसरे से। ठीक है, क्या मैं इनको जोड़ के बोल दूं कि फैमिली ने प्रॉफिट कमा लिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। प्रॉफिट तब तक नहीं कमाया जाएगा जब तक बेटा जो है जिसके पास फोन है वो बाहर किसी कस्टमर को ना बेचते। ठीक है, मान लो हम तीनों एक ही फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, ये मोबाइल फोन है, ये मैंने आपको सेल किया, 2,000 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा, आपने इन्हें सेल किया, 2,000 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा, इनके पास रखा हुआ है और हम तीनों आपस में लिंक्ड है, एक ही फैमिली के मेंबर है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई मैंने 2,000 कमाए, आपने भी 2,000 कमाए, तो हमने मिलकर 4,000 रुपये कमा लिए? आपस में थोड़ी ना कोई प्रॉफिट कमा सकता है। प्रॉफिट तो तभी जनरेट होगा ना जब ये आउटसाइडर को बेच देंगे, तब बोला जाएगा कि हाँ ओवरऑल फैमिली ने प्रॉफिट कमा लिया। दैट मीन्स तीनों डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को साथ में जोड़ देने से आप ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्टॉक रिजर्व रहेगा। वो स्टॉक रिजर्व आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व मतलब जो स्टॉक पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट के पास, उसमें पिछले डिपार्टमेंट से भी कुछ ना कुछ सामान आया होगा ना, और उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, तो वो महंगा जो सामान है, वो जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, वो प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, टू कैलकुलेट द करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स। ठीक है, ये हम सीखेंगे, अभी मैं ऊपर से बता रहा हूँ, इसको पूरी डीप में एग्जांपल्स के साथ हमें सीखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। कोई अगर हमारे खर्चे अनएलोकेटेड रह जाते हैं, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, जनरल पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वो हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर पा रहे, वो पूरी ओवरऑल फैक्ट्री का एक ही खर्चा आ रहा है,
हमें नहीं पता लग रहा किस डिपार्टमेंट में कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, तो वो अनएलोकेटेड खर्चा। कोई जनरल मैनेजर की सैलरी है जो तीनों डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता है, उसकी सैलरी को हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनएलोकेटेड खर्चा। ठीक है, आओ अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा इतने टॉपिक पे। एक फॉर्मेट को डिस्कस करके एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर अगर आप मुझसे पूछोगे सर इस चैप्टर में दम किस चीज़ में है, वो सिर्फ स्टॉक रिजर्व में। वो स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन में दम है, बाकी चैप्टर में कुछ भी नहीं है। पेज नंबर कौन सा था, 487। ये अच्छा, आपको लेकर क्या आना है, आपको हमेशा क्लास पे अपना स्टडी मैट कैरी करना है और एक बुक में दूंगा आपको, वो बुक कैरी करना है। हम दोनों को साथ साथ चलाते रहेंगे। मेरी बुक के क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे और स्टडी मैट के क्वेश्चन भी हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार स्टडी मैट से ही एज इट इज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आता है, फिगर भी नहीं बदलते। ठीक है, तो इसको जरूर करना है। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ना स्टडी मैट होमवर्क के लिए देता था कि मेरी बुक के क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, स्टडी मैट होमवर्क है, जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, अब मैं स्टडी मैट में ही कराऊंगा। हाँ, स्टडी मैट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल ही बेसिक होंगे, वो मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, लेकिन डिस्कस करेंगे साथ साथ। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 14 अभी तो होगा नहीं आपके, चलो कोई नहीं, अगली क्लास में ले आना। रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आपने अभी आई इंस्टीट्यूट में? अभी नहीं कराया, तो एक काम करना, या तो अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लेना, डाउनलोड है तो ओपन कर लो, या फिर एक चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ब्रांच और डिपार्टमेंटल वाले का ना प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। ठीक है, जब तक बुक नहीं आती तब तक हमें चाहिए तो हो गई। आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपकी बुक के पेज नंबर 482 पे मिलेगा क्वेश्चन, स्टडी मैट 482 पे मिलेगा। चलो बाद में देख लेना, अभी इधर देख लो। मेसर्स यूनिक is a departmental store having 3 departments X, Y and Z. Information regarding 3 departments for the year ended 31 March 22 are given below. Particulars: Department X, Department Y, Department Z. क्या क्या दे रखा है? You have opening stock, you have furniture, purchases, sales, closing stock, debtors, floor area occupied by each department. यानी कि हर एक डिपार्टमेंट ने कितना कितना स्क्वायर फीट एरिया ऑक्यूपाई किया। ये कहाँ काम आएगा? रेंट के खर्चे को डिवाइड करने में काम आएगा। फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया का मतलब क्या हुआ कि भाई कौन से डिपार्टमेंट ने कितना स्पेस ले रखा है, तो वो स्पेस किस काम आएगा? रेंट के खर्चे को डिवाइड करने के काम आएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, ये किस चीज के लिए काम आएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ काम आएगा? ये आएगा सैलरी के खर्चे को डिवाइड करने के लिए काम आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन ईच डिपार्टमेंट, ये कहाँ काम आएगा? ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डिवाइड करने के काम आ जाएगा। ठीक है। द बैलेंसेस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स आर एज गिवन बिलो। ठीक है, ये कुछ आइटम हमें और दे रखी है, जैसे कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब परचेज से रिलेटेड खर्चा होता है ना, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम परचेज रेशो यूज कर लेंगे। परचेज कहां दे रखी है? ऊपर देखो परचेज होंगे आपके पास, ये रही परचेज, इस रेशो में डिवाइड कर सकते हैं इन खर्चे को। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल से रिलेटेड खर्चा होता है, तो इसके लिए हम सेल रेशो यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड किसको देते हैं? डिस्काउंट किसको दिया जाता है? कस्टमर को। कस्टमर मतलब डेटर्स को। डेटर्स को क्या करते हैं हम? सेल करते हैं डेटर्स को, तो डिस्काउंट अलाउड को भी मैं कह सकता हूं सेल रेशियो में डिवाइड कर दूं। एक आपको बेस निकालना पड़ेगा ना, जिस पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर इसका बेस क्या रहेगा, वो आपका अनएलोकेटेड है, वो जनरल पीएनएल में जाएगा। लेकिन जिस पे आप सोच सकते हो उस पे तो सोचना पड़ेगा।
P&L में तो जाएगा, लेकिन ये टोटल खर्चा है ना, आपको डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिवाइड करोगे, उसके लिए एक रेशो चाहिए, सेल रेशो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए बताओ क्या रेशो लगा सकता हूं मैं, सेल रेशो ही लगा सकता हूं। एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, सेल बढ़ाने के लिए, तो एडवर्टीजमेंट भी कहीं ना कहीं सेल से रिलेटेड है, तो एडवर्टीजमेंट पे भी वी कैन यूज सेल रेशो। वेजेस पे क्या यूज कर सकता हूं, बोलो, वेजेस पे क्या यूज कर सकता हूं मैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूज कर सकता हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट किससे मिलता है, हाँ क्रेडिटर से मिलता है, क्रेडिटर से हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं यहां पर हम, परचेज रेशो। इंप्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंस, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, फ्लोर स्पेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसके लिए फर्नीचर की वैल्यू गिवन आपको, तो फर्नीचर की वैल्यू की रेशियो, ठीक है, तो यहां पर फर्नीचर। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5%, मतलब डेटर्स का 5% प्रोविजन बनाने के बाद आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी बनाना, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा, देखो अब आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी अपनी पढ़ने की। अब फाउंडेशन पढ़ के आए हो, ठीक है, फाउंडेशन में आपका MCQ पेपर था, ऑनलाइन पेपर था, आपको सिर्फ देखना आता था क्वेश्चन क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से आंसर को टिक लगाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है, तभी जाके इस पेपर में नंबर आएंगे। इस पेपर क्या मतलब, हर पेपर में नंबर आएंगे जब आप क्वेश्चन को ढंग से समझोगे और उसके प्रेजेंटेशन पे पूरा पूरा ध्यान दोगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है, देखो पहली क्लास है ना, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता दूंगा तो ईजी रहेगा। पहले क्वेश्चन को रीड किया जाता है, मैंने आपके सामने क्या करा, क्वेश्चन को मैंने अच्छे से रीड किया, सारी चीज़ें मैंने एक बार देख ली कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, अब मैं सॉल्व करते करते दोबारा उसे रीड करता रहूँगा। इससे क्या होगा, मेरी गलती ना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। गलती तो ठीक है कई बार हो भी जाती है, लेकिन गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन सही भी होगा। और कोई भी क्वेश्चन को आप छोटा बड़ा नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे कि सर ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा आएगा नहीं आएगा एग्जाम में। बेटा एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है इंटरमीडिएट लेवल से, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। ये जरूर है स्टडी मैट में आपके क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूँ, ठीक है। हाँ बताओ, कुछ कह रहे थे। हाँ स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट कि सर जितना मैंने ठीक कर दिया उतने मेरे को नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। भले ही आपका फाइनल आंसर मैच नहीं हो रहा, प्रॉफिट निकाल रहे हैं जैसे इसमें हम, तो मान लो प्रॉफिट गलत आ रहा है आपका, या जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी, ध्यान रख लो ये चीज़, इंटर लेवल से बात ध्यान रखो, हमारा ऑब्जेक्टिव कभी भी बैलेंस शीट मैच कराना होता ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट मैच कराने में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मेरी सारी एडजस्टमेंट्स ठीक हो जानी चाहिए। सब कुछ अगर आपका ठीक है तो बैलेंस शीट टैली होगी ही होगी। फिर भी नहीं हो रही है तो क्या हुआ सर, कोई बात नहीं, हो सकता है एक आध पॉइंट में मैं कुछ गलती कर रहा हूं, और किसी भी क्वेश्चन में हम उसकी बैलेंस शीट मैच कराने के पीछे नहीं पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, पेपर छूट जाएगा आपका, ठीक है। तो आप एक टाइम एलोकेट करके चलो कि हाँ इतने नंबर का क्वेश्चन है, इतना टाइम मुझे देना है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना है, उसको इस तरीके से कंप्लीट करो। उतने टाइम पीरियड में जितना मैक्सिमम ठीक कर सको उतना कर दो, ताकि उतने नंबर तो स्कोर करो, ठीक है। हाँ 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का, और पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। बीच में इन्होंने ऑनलाइन डाला था CMA का, इंटर का, वो कोविड के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत बुरा हाल हो गया था, बड़ी दिक्कत हुई थी बच्चों को पेपर देने में। चलो करो क्वेश्चन नंबर 14, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट।
हमेशा हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे पूरा पूरा ध्यान देंगे। अब देखना मैं कोई भी क्वेश्चन ना बिना फॉर्मेट के नहीं कराता, इसलिए मेरी क्लास थोड़ी लंबी जरूर चली जाती है, मेरा कोर्स थोड़ा सा कुछ घंटे ज़्यादा जरूर हो जाता है, लेकिन मेरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ काम होता है। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा कि हाँ फॉर्मेट आप घर पे बनाते रहना, क्योंकि घर पे दे दे तो घर पे बनेंगे ही नहीं फॉर्मेट, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितने कॉलम्स बनाने हैं, किसका क्या फॉर्मेट रहेगा। तो मैं आपको क्लास में फॉर्मेट के साथ ही कराऊंगा। इवन घर पे भी जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आपको घर पे एक फॉर्मेट के साथ ही क्वेश्चंस करना है। 2 रजिस्टर मेंटेन कर लेना, मैंने आपको डे 1 पे बोला था, ठीक है। एक आपका कॉन्सेप्ट के लिए रहेगा और एक आपका क्वेश्चंस के लिए रहेगा। कितने डिपार्टमेंट है, XYZ, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ। लो जी, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 72, 48, 40, 72, 48, 40। उसके बाद परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज डालो 264, 176 एंड 88। 2 परचेजेस 264, 176 and 88। सेल्स 360, 270 and 180 by sales 360, 270, 180। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 90, 35 एंड 42। 90, 35, 42। उसके बाद आपके पास और कॉमन खर्चे बताओ। देखो कॉमन खर्चे में यू हैव कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, पीएल में आएगा? डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। तो कैरियज इनवर्ड्स किस रेशो में डिवाइड करोगे 6000 को? परचेज रेशो। परचेज रेशो है आपकी 264, 176 और 88। देखो क्या रेशो बन रही है, कैलकुलेटर होना जरूरी है, अच्छा कैलकुलेटर ले रहा है। ये वाला मत लेना, ये बेकार कैलकुलेटर होते हैं, ये टूट जाते हैं। यही है ना, तो ये मत लेना, ये वाला ले लेना, ये अच्छा कैलकुलेटर होता है। कैसे होगा, क्योंकि ना ये क्या होता है, ये गेट से टूट जाएंगे। ये तो हम यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ तो गायब ही होता है कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये गिरते टूटेंगे, तो ये कैलकुलेटर मत लेना। 264 डिवाइडेड बाई 88, ये 3:1 बन रही है रेशो। 264, 176, 88, ये 3:1 रेशो बन रही है। तो 6000 को 3:2:1 में डिवाइड कर दो, 3000, 2000, 1000। आई होप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। 6000 को 3:1 में डिवाइड करोगे, 3000, 2000, 1000, 3000, 2000, 1000, ठीक है। देख लो, ठीक है। उसके बाद और कोई खर्चा जो डायरेक्ट हो इसमें बताओ। वेजेस, वेजेस के लिए 96,000 वेजेस है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की रेशो कितनी है 50, 40, 30, 543। एम्प्लॉइज की रेशो कितनी है 50, 40, 30, 543। तो 543 में 96,000 को डिवाइड करो,
40, बत्तीस, 24। ठीक है, और कोई खर्चा इसमें जो आ रहा हो ट्रेडिंग वाला, कोई और खर्चा ट्रेडिंग वाला बताओगे? कोई और खर्चा ट्रेडिंग वाला? सर कोई भी नहीं है, कोई भी खर्चा ट्रेडिंग वाला नहीं है, सब पीएल वाले खर्चे हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। अब हमारा क्या निकल आएगी? जीपी निकल आएगा, 2 जीपी। नहीं गिवन सर, फिर अगर नहीं गिवन तो जरूरी थोड़ी ना इंटरनल ट्रांसफर हो। कौन से केस में नहीं होगा? किस केस में नहीं होगा? पॉइंट अच्छा पूछा इन्होंने। सर इंटरनल ट्रांसफर तो है ही नहीं, किस केस में नहीं होगा? अगर हमारा रिटेल डिपार्टमेंट है तो उसमें तो इंटरनल ट्रांसफर नहीं होगा ना। बिग बाजार में फूड बाजार है और फुटवेयर बाजार है, क्या फूड बाजार फुटवेयर बाजार को कोई सामान सेंड करेगा? नहीं करेगा, तो उसमें इंटरनल ट्रांसफर होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर हो भी तो, अगर इस क्वेश्चन में मान लो होता भी तो वो नहीं अलग से गिवन है तो मान के चलेंगे सेल परचेज में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। पॉइंट अच्छा है, इस टाइप के पॉइंट्स रेस करते रहना, इससे मुझे पता लगता है कि तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। जी कुछ भी, हाँ रिटेल ही मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिटेल है या मैन्युफैक्चरिंग है, वो आगे जाकर फर्क पड़ेगा। -264 71,000 तो इसका जीपी आ गया एक्स का, और वाई का 47,000 और जेड जी 69,000। चेक करते रहना, मेरी भी कैलकुलेशन कई बार गलत हो सकती है। ठीक है, तो चेक करते रहना साथ साथ, ऐसा नहीं कि कॉपी करे जा रहे हो सकता है मेरी कैलकुलेशन कई बार कुछ गलत हो जाए। ठीक है, बाय जीपी। सर हमें ऐसे डबल लाइन लिख दिया, हमें टोटल लिखना चाहिए। देखो अगर टाइम नहीं है तो डबल लाइन भी चला हो रहा है, टाइम नहीं है तो डबल लाइन भी अलाउड होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे डबल लाइन से भी क्लोज कर सकते हैं। बाय जीपी 71, 47 और 69। ठीक है, अब वो खर्चे निकालो जो अनएलोकेटेड है, जिससे सॉरी वो खर्चे निकालो जो पीएल के हैं। एक तो कैरेज आउटवर्ड, सेल रेशो में 5400 टू कैरेज आउटवर्ड्स। सेल रेशो इज 36, 27 और 18, तो ये बनेगी 432 बनेगी ना। तो 432 में 5400 डिवाइड कर दो, 4 और 3 7 और 9 600 2400 1800 और 1200। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड 4500 सेल रेशो में, 432 अगेन 2000 1500 1000। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हो गया। देन यू हैव एडवर्टीजमेंट 5400, ये सेम आ गया आपका कैरेज वाले हिसाब से, क्योंकि ये भी सेल रेशो में जाएगा। टू एडवर्टीजमेंट 2400 1800 1200। ठीक है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशो 3600। डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा? ये क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशो में
3600। परचेज रेशो क्या थी हमारी? 3:1 थी ना, 3:1। तो 3:1 में 3600 डिवाइड कर दो, 6, 1800, 1200 और 600। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव भी हो गया। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस 4800 को टू एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, uh, 4800 डिवाइड करो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशो में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 50, 40, 30। 543 में 4800 का खर्चा डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 543 में 4800, 400, 2000, 1600 और कितना आएगा? 1200। यही आ रहा है, 2000, 1600, 1200। ठीक है, रेंट को डिवाइड करो 15,000 को फ्लोर स्पेस में। फ्लोर स्पेस है 654। फ्लोर स्पेस कितना दे रखा है आपको? 654। तो रेंट का खर्चा है 15,000, 11 4 15,000। यही आएगा 654 टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, 654। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6000। इलेक्ट्रिसिटी जाएगा आपका यूनिट्स में 600, 400, 200, 642। हाँ, 5, 3, 2, 1 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तीन, 2, 1। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। फर्नीचर की रेशो में 442, 2, 2, 1 ले लो। ठीक है, 5, 2, 4, 800, 800, 400 टू डेप्रीसिएशन। 800, 800, 400। और बताओ, एक प्रोविजन बनाने के लिए क्या रहता है? 5% का प्रोविजन बना लो। प्रोविजन किस पे बनता है? डेटर्स पे। ठीक है, डेटर्स दे रखे हमें ये 30, 20 और 20, इस पे 5% बना ले, 1500, 1000। P&L अकाउंट में डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पंद्रह सौ, 1000, 1000। बताओ, क्लियर? अब क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट माइनस ये आ गया 52,700। ये आ रहा है 32,700। ये आ रहा है आपका 69 प्लस 600 माइनस 1200 माइनस 1000 माइनस
$58,600, ठीक है। तो दिस इज योर एनपी। बन गया। दिस इज योर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन अभी। वर्किंग नोट्स, बिना वर्किंग नोट के आंसर मत देना, मार्क्स कटेंगे। सर इसमें क्या वर्किंग बनाए? बेसिस फॉर एलोकेशन लिखना पड़ेगा, बेसिस फॉर एलोकेशन। भाई ये लिख दो। बेसिस फॉर एलोकेशन क्या क्या हमने डिवाइड किया था? एक तो सेल रेशो के इकट्ठे लिख देते हैं, चाहे कि सर सेल रेशो में आपका कैरेज इनवर्ड था कि कैरेज आउटवर्ड हो गया, डिस्काउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, बस ये तीनों लिख दो। तो लिखो कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड एडवर्टीजमेंट। इसके लिए हमने यूज़ करी है क्या? सेल्स रेशो। दैट इज क्या थी सेल रेशो? थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। फोर थ्री टू, ये थी ना सेल रेशो? सेल रेशो 432 है ना? सेल रेशो तो 432 थी। थ्री 360, 270, 180, 432 भी तो हुआ। ये बुक में 321 लिखी है क्या? हमने 321 से तो नहीं कर दिया आंसर? सही है ना? तो ये पता चला सारे। अब आ जाओ परचेज में, कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब लिखो अगला कैरेज। अब मैंने यहाँ पर ऊपर इनवर्ड लिख दिया, आउटवर्ड आएगा, ऊपर आएगा आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? परचेज रेशो। परचेज रेशो क्या है? 3:1, ठीक है। और बताओ वेजेस और एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, ये जाएंगे किसमें? हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशो में। दैट इज 543। उसके बाद आ गया आपका रेंट्स, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये जाएगा किसमें? फ्लोर एरिया। दैट इज 654। उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड। consumed, that is 321। और लास्ट आइटम है आपकी डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये वैल्यू ऑफ फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन
ये जाएगा किसमें, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। टू टू वन। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बुक से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरी जो बुक है क्या उसमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 पे आ जाओ। 202 हाँ, जो मेरी बुक है ना उसकी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपस में शेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मेसर्स ओमेगा इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर। कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंटल स्टोर। कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? रिटेल डिपार्टमेंट हुआ। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होंगे? रिटेल डिपार्टमेंट होंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर वही बिग बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर ही तो होते हैं। ठीक है, तो कौन से डिपार्टमेंट की बात है? रिटेल डिपार्टमेंट। सर अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिटेल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, अभी नहीं फर्क पड़ता जब तक मैं आपको स्टॉक रिजर्व निकालना ना सिखा दूँ। हैविंग 3 डिपार्टमेंट X, Y एंड Z। ठीक है भाई, एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 17 इज एज गिवन बिलो। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है X की, Y की और Z की। क्या क्या है आपके पास? ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डेटर्स एट एंड है, सेल्स है। ये 2 बार सेल्स नहीं है, ये होगा क्लोजिंग स्टॉक। इसे ठीक कर लो, इसे काट के क्लोजिंग स्टॉक कर दो। ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट, फ्लोर स्पेस एक्वायर्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, ये सब है, जिस पिछले क्वेश्चन में था डेटा वही है।
फिर ये कुछ कॉमन खर्चा है, कैरेज इनवर्ड, बताओ किस रेशो में, जल्दी फटाफट, परचेज रेशो में, कैरेज आउटवर्ड सेल रेशो में, सैलरीज इंप्लॉइज में, एडवर्टीजमेंट सेल रेशो में, डिस्काउंट अलाउड सेल रेशो में, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशो में, रेंट्स फ्लोर एरिया में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वैल्यू ऑफ फर्नीचर में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस यूनिट्स में, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस इंप्लॉइज में। वही बातें हैं बिल्कुल सेम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 17 आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दो ऑप्शन है, या तो अभी कर लो या घर पे कर लो। क्या करोगे? अभी करो, अभी करो। अभी शुरुआत है तो अभी कर लो, ठीक है, लेकिन आगे जाके घर पे भी करना है, ठीक है, कर दो, अभी करो, ट्राई करो, फिर मैं भी करूँगा, फिर मैच हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, मतलब इसको जब लिखोगे ना तो इसको ऐसे लिख लेना, इलस्ट्रेशन, ताकि आपको पता लग जाए। इलस्ट्रेशन 14 स्टडी मेट। और जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो ये मेरी बुक का है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 4। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। कैरेज इनवर्ड परचेज रिटर्न थोड़ी ना होता है। क्या कह रहे हो आप? कैरेज इनवर्ड होता क्या है, पहले ये बताओ। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब क्या होता है इसका? हाँ, कि सामान खरीदने के ऊपर जो हमने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन पे किया, ये वो खर्चा होता है कैरेज इनवर्ड। तो सामान खरीदने पे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन पे किया तो परचेज रेशियो में डिवाइड होगा ना। आप परचेज रिटर्न कह रहे हो, परचेज रिटर्न तो सामान वापसी देना होता है।
परचेज रिटर्न है क्या क्वेश्चन में? नहीं ना। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बताओ भाई कितना? 36, 24, 20। टू परचेजेस 132, 88, 44। वन 32, 88, 44। उसके बाद सेल्स 180, 135, 90 बाय सेल्स 180, 135 एंड 90। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 45, 17, 521। फोर्टी फाइव, 17, 500 एंड 21। देन यू हैव कॉमन खर्चे में कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 3000 का। टू कैरेज इनवर्ड 3000 डिवाइड कर दो परचेज रेशो में, परचेज रेशो इज 3:1, तो 3000 को डिवाइड करोगे 3:1 में तो कितना हो जाएगा आपका? 5, 1500, 1000 और 500। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया। और कोई आपका डायरेक्ट एक्सपेंस इनमें से? नहीं। सैलरीज, सैलरी किस में आता है? इनडायरेक्ट, पीएनएल का पार्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा और कोई भी नहीं है, तो जीपी निकल आएगा। ये हो गया 55,500, 55,500। $46,500। ठीक है, ये जीपी आ गया। बाय जीपी और बताओ कैरेज आउटवर्ड 2700, 2700 को सेल रेशो में ये क्या बनेगी? सेल रेशो क्या बनेगी? 432। 432 में 2700, 900, 600। देन यू हैव सैलरीज एम्प्लॉय के रेशो में 48,000 टू सैलरीज एम्प्लॉय रेशो इज 25, 20, 15 यानी कि हो जाएगा 543। चार 20,000, 16,000, 12,000।
एडवर्टीजमेंट 2700 सेल रेशो में, एडवर्टीजमेंट 2700 को डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा ना, 1200, 900, 600। उसके बाद आएगा आपका डिस्काउंट अलाउड 2250, डिस्काउंट अलाउड को करो, टू डिस्काउंट अलाउड 2250, हजार, हजार, 750, 500, ठीक है। फिर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड 1800 परचेज रेशो में, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव्ड 1800, 1800 को डिवाइड करो परचेज रेशो, दैट इज 3:1, 7, 6 CM में हमारी उधर हो, नौ सौ, 600, 300। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 7500 को फ्लोर स्पेस 6/4, 500 टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तीन 3000, 2500, 2000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000 जाएगा आपका 2:1 में, 2:1 में हो गया आपका 2, 4, 5, 400, 400, 200 टू डेप्रिसिएशन, $400, 400, 200। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3000 जाएंगे आपके 3:1 में, 500, 1500, 1500, 1000, 500। ओके, और बताओ लेबर वेलफेयर एक्सपेंस 2400 एम्प्लॉयज़ की रेशो में, एम्प्लॉयज़ के रेशो में एम्प्लॉय हो गए हमारे 5, 4, 3, 12, 200, 200, 205, 1000,
800 600। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना? हाँ 5%। 5% किसका? डेटर्स का। 750 और 500। अब नेट प्रॉफिट निकाल दो, हो गया क्वेश्चन। 5500 प्लस 900 माइनस 1200 माइनस 20,000 माइनस 1200 माइनस 1000 माइनस 3000 माइनस 400 माइनस 1500 माइनस 26350। ठीक है ना? 2 नेट प्रॉफिट 26350। सोलह 350 माइनस 29,300। ठीक है, क्लियर है? वर्किंग नोट बेस लिखना पड़ेगा, बेसिस फॉर एलोकेशन ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो ना इसका 1 नंबर या 2 नंबर कट सकता है। ठीक है, बेसिस फॉर एलोकेशन। कॉमन खर्चों का बेस बता दो बस, सेल वाले बता दो। सेल वाले कौन से थे? सेल वाले कैरेज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड। सेल्स रेशियो that is $432। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रेशियो दैट इज, परचेज रेशियो क्या थी? 3:1। उसके बाद आएगा आपका सैलरीज, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, सैलरीज एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। ये जाएंगे किस बेसिस पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पे। नंबर ऑफ
employees, that is 543. Rent rates and taxes, floor space area, floor area space, that is 654. इसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, that is 2 to 1. Electricity expense, number of units, that is 3 to. क्लियर है क्वेश्चन? आया समझ में? ठीक है, ओके सर इसमें तो कुछ भी नहीं था। अभी तक मैं इस चैप्टर में घुसा नहीं हूँ मैं, ये सिर्फ अभी तक चैप्टर का बिल्कुल बेसिक चीज़ें चल रही है, अभी तक मैं चैप्टर में आया ही नहीं हूँ। लेकिन एक बार मैंने स्टॉक रिजर्व समझा दिया, समझ लेना सारे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, 13th पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13th। हाँ करवा रहा हूँ मैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर मोहन ऑन 31 मार्च 17। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है आपको, ड्रॉइंग्स अकाउंट दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ABC, परचेसेस ABC, सेल ABC, सेल रिटर्न ABC, सेल में से माइनस करके दिखाओगे सेल रिटर्न, फ्रेट एंड कैरेज ABC, फर्नीचर फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा सर ये ABC क्यों दे रखे? फर्नीचर प्लांट ये तो पूरी कंपनी के होंगे ना, खर्चे तो डिपार्टमेंट वाइज होंगे, जो एसेट्स होंगे वो तो कंपनी के होंगे। मोटर व्हीकल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सैलरीज। अब सैलरीज देखते हैं सर कुछ तरीका है डिवाइड करने का, पावर एंड वाटर देखते हैं कोई तरीका है डिवाइड करने का, टेलीफोन चार्जेस देखते हैं कोई तरीका, बैड डेट्स कोई तरीका, रेंट एंड टैक्सेस तरीका, इंश्योरेंस तरीका। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कॉमन एक्सपेंस है, इनके लिए कोई हमें बेसिस ऑफ एलोकेशन चाहिए होगा। वेजेस ABC, प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉमन एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट कॉमन एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी कैश एंड एसेट। ठीक है, ओके। You are required to prepare departmental trading P&L account and the balance sheet भी बनानी है उसमें, taking into account the following adjustments. Outstanding wages डिपार्टमेंट B और डिपार्टमेंट C 50। ठीक है, तो B की वेजेस में आउटस्टैंडिंग ऐड, C की वेजेस में आउटस्टैंडिंग ऐड और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे भी आएगी। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल्स एट 10% कर देंगे डेप्रिशिएट। ईच डिपार्टमेंट शैल शेयर ऑल एक्सपेंसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर सेल्स। क्या बोला उसने? सेल्स के अकॉर्डिंग सारे खर्चे डिवाइड कर दो, मतलब सारे खर्चों में कोई रेशो नहीं चाहिए, सेल रेशो में डिवाइड करते चले जाओ। क्लोजिंग स्टॉक ABC इधर का। ठीक है, करें ट्राई क्वेश्चन को, इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 13। डिपार्टमेंटल
ट्रेडिंग P&L अकाउंट, एज ऑन 31/3/17, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17। अच्छा, कैपिटल अकाउंट 40,000, ये कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, कैपिटल 40,000। पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहाँ आएगा? कैपिटल में से लेस ड्राइंग्स, ओपनिंग स्टॉक ABC 8500, 5700, 1200। $8,500, 5,700, 1200। परचेज ABC 22, 17, 8। बाईस, 17 और 8। सेल्स ABC 54, 33, 21 बाय सेल्स। ए की 54 लेस रिटर्न, रिटर्न कितनी है? 4, 50। बी की 33 लेस रिटर्न 3, 30। और सी की 21 माइनस 1, 21 लेस रिटर्न। एक मिनट प्लीज। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो आप, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे भी कर दो ना। आप बाय सेल लिखो, लेस रिटर्न लिखो, फिर नेट फिगर लिख दो यहाँ पर। और बाय सेल लिख के रिटर्न को डेबिट साइड पे भी लिख सकते हो। कैसे भी प्रेजेंटेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी वाली बात नहीं। फ्रेट कैरेज ABC 1400, 800 और 200। टू फ्रेट एंड कैरेज 1400, 800, 200। फर्नीचर फिक्चर्स ये कहाँ पर आएगा? 4600 फर्नीचर फिक्चर्स एसेट में आएगा। क्या इस पर डेप्शन की बात हो रही है?
इस पे डेप्शन की बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं खाली प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल को ही 10% डेप्शन करो। फर्नीचर के लिए नहीं बोला तो नहीं लगाना फिर 4600। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 4600। प्लांट मशीनरी 20,000। अब ध्यान से देखना एक बार, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 लेस डेप्रीसिएशन 10% का कितना हो गया 2,000, वैल्यू कितनी होगी 18,000। अच्छा डेप्रीसिएशन पीएनएल में भी जाएगा, तो यहां मान लो लिख दिया मैंने 2 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना 2,000। अब इस 2,000 को 2,000 को डिपार्टमेंट वाइज कैसे एलोकेट करना है, वो कह रहे हैं सेल रेशो में कर देना सारे खर्चे एलोकेट। तो 2,000 को 532 में डिवाइड करो, 1,000 हाँ 532 तभी बनेगी ना। मोटर व्हीकल्स सेम पॉइंट 40,000 डेप्शन लेस करो, मोटर व्हीकल्स 40,000 डेप्रीसिएशन लेस करो 10%, 4,000 36,000 2 डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स कितना 4,000, इसको भी 532 में कितना हो गया 400 2,000 1,200 800। ठीक है, डेटर्स 12,200। क्या डेटर पे कोई प्रोविजन की बात है, डेटर पे कोई प्रोविजन की बात नहीं है। डेटर्स 12,200। क्रेडिटर्स 15,000। अब आ जाओ सैलरीज 4,500 किस रेशो में, सेल में, सारे खर्चे सेल में टू सैलरीज 4,500 सेल रेशो में, तो 5 3 2 8 10 450 इंटू 5 2250 1,800 900। पावर एंड वाटर 1,200। पावर एंड वाटर कहाँ आएगा, यस पीएल में नहीं आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। तो पावर एंड वाटर ये हो गया आपका 1,200 532 120 600 360 240। टेलीफोन चार्जेस 2,100। एक 1,050 630 420। बैड डेट्स 750। अच्छा ये बैड डेट्स डेटर में से लेस होंगे, ये किसमें है ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल में है या नहीं है, ये ट्रायल में है। जब डेटर्स देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ट्रायल दे रखा है ना आपको, ट्रायल के अंदर बैड डेट्स दे रखे हैं, दैट मीन्स ये डेटर में से ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, सिर्फ इसे पीएल में ट्रांसफर करना बाकी है।
हम ये करेंगे फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में, ठीक है। बट फिर भी आपको इतना पता होगा कि बैड डेट्स अगर ट्रायल में गिवन है तो आपके डेटर में से ऑलरेडी वो लेस हो चुके हैं, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड है। सीधा क्या करोगे आप, उसे पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। तो डाल दो टू बैड डेट्स। $750 को 375 नहीं 225 150, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस 6000, $3000, 1800, 1200, इंश्योरेंस 1500, $150, 750, 450, 300, वेजेस 800, 550 और 150 टू वेजेस, 800, 550 और 150। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी थी, इसमें ऐड कर दो या अलग से लिख दो, अपने आप ही ऐड ही हो जानी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस किस किस में थी, वो थी सिर्फ बी में और सी में। बी में है 150, सी में 50। साथ साथ लाइबिलिटी में दिखाओ आउटस्टैंडिंग वेजेस 150 प्लस 50 200, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2000, हजार 600 400, एडवर्टीजमेंट 3500, $350, 1750, 1050, 700, बैंक ओडी ये लाइबिलिटीज 12000, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, कैश इन हैंड 850, कैश इन हैंड 850, ठीक है। और कोई आइटम आउटस्टैंडिंग हो गया, डेप्शन हो गया, ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 3500, 2000, 1500, स्टॉक 3500 प्लस 2000 प्लस 1500 7000, ठीक है जी। जीपी जीपी निकाल के दो, $50 प्लस 3500 माइनस 8500 माइनस 5000 माइनस 1400 माइनस 600 20,200, 30 प्लस 2000 माइनस 5700 माइनस 17,000 माइनस 800 माइनस 360 माइनस 7440,
11,1,6,0 बाय जी 20,200,7,440,11,1,6,0 NP 20,200 माइनस 7025 चेक करना मैच हो रहा है ये 7025 विच आंसर भी होगा इसका। हाँ ठीक है 7025 मैच हो रहा है। बी में लॉस आ रहा है और सी में 6390। बी में तो को लॉस आ रहा है। नौ 915 ये मैच नहीं हो रहा। बी पीछे अलग आ रहा है, पीछे 465 आ रहा है। एक बार देखो बी में कहीं कुछ एरर कर दिया क्या हमने? ये मैच हो रहा है 6390। बी वाला मैच नहीं हो रहा, चेक करना एक बार। हाँ 915 आ रहा है लेकिन पीछे अलग है, पीछे आ रहा है 465। कितना डिफरेंस है? 450 का डिफरेंस है। 450 का तो कोई आइटम ऐसी है। इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस लिया था हमने? नाइन 915 ही आ रहा है। तो देखो एक बार टैली करूँ आंसर। आपका भी 915 आ रहा है। देखते हैं एक बार, हो सकता है पीछे आंसर गलत दे रखा हूँ। एक बार देखना 915 लेके बैलेंस शीट टैली हो रही है, चेक करो। 915 लेकर बैलेंस शीट मैच करो। ऐसा भी हो सकता है पीछे गलत हो आंसर।
जी बताइए। तीस, 2, 5700, 17,000, 800, 700, सैलरी 1350। सैलरी में गड़बड़ी है कुछ। हाँ ये 1350 है सैलरी, ये सैलरी 1350 है, होने वाली है बस, होने वाली है 5-7 मिनट में। 1350 ये डिफरेंस है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मैच हो जाएगा बाय नेट लॉस 465, ठीक है। बैलेंस शीट में ऐड कर दो नेट प्रॉफिट, कितना है ओवरऑल नेट प्रॉफिट। अब इसमें कोई स्टॉक रिजर्व नहीं है तो हम इसे कोई नेट प्रॉफिट मान लेंगे, प्लस 6390 12,950। सेवन 8,650, ठीक है ना। चलो क्लियर है। हाँ जी बताइए। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करा दिया क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि इसमें कोई स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसे बनाने के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट आप बनाइए, ठीक है। 5-5 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको करके जाना है बच्चे, ठीक है। अब हम सीखेंगे स्टॉक रिजर्व कैसे निकालना है, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। स्टॉक रिजर्व जो हमारा मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, वो अगली क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है। चलो ओके बाय बाय, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में परसों, ठीक है। ओके बाय बाय।